हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस सेशन में भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, जैसे कि रामगंगा और सिंधु और बहुत सी नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने भारत की पहाड़ियाँ और दर्रे और जनजातियों के बारे में चर्चा की है, ठीक है, आप उन वीडियो को जाकर देखिए। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखिए बहुत सी नदियां हैं। देखिए जैसे कि देख सकते हैं हम, यमुना नदी है, चंबल है, सिंध है, ठीक है, बेतवा, दामोदर, गंगा, रामगंगा, लूनी नदी, सतलुज। जितनी नदियां हैं ना भारत में, बहुत ज़्यादा नदियां, ताप्ती, और बहुत बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी है, फिर गंगा नदी है, राम ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक, बहुत सी नदियां हैं। इनके बारे में हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं आगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वह नदी जो अरब सागर में गिरने वाली होती है। ठीक है, कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, जो ज्वारनदमुख मतलब एसोचरी का निर्माण करती है। ठीक है, और जो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं क्या करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और किसका, एसोचरी का निर्माण करती हैं, मतलब कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई वह नदी जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, दे देगा नर्मदा नदी। ठीक है, और इधर महानदी दे गोदावरी, कृष्णा, तो हमें क्या लगाना है, नर्मदा नदी। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो करती हैं डेल्टा का निर्माण। जैसे ये किसका, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जो हैं सारी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और एक एक नदी को संपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं, एक नदी के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब हम पढ़ लेते हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में। देखिए पहले हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम अगर हम देखें, जहाँ से ये निकलती है, अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, और बहाव इसका अगर हम बहाव देखते हैं कहाँ कहाँ बहती है, तो भ्रंश जो भ्रंश घाटी है ना, पश्चिम दिशा की ओर से ये निकलती है, इसका बहाव होता है। लंबाई अगर आप देखते हैं इसकी, तो इसकी लंबाई जो है वो लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र जो है कि कहाँ कहाँ तक इसका जल ग्रहण क्षेत्र फैला हुआ, तो वह 98,796 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी विशेषता अगर हम देखते हैं तो विशेषता यह है कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और इसका जलप्रपात जो इस पे जलप्रपात बना हुआ है वो कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए धुआंधार जलप्रपात किस पे है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। देखिए ताप्ती नदी के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका उद्गम जो है ना, इसका उद्गम जो है बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, बैतूल जिला मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी जो है, पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में, उससे इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो है 724 किलोमीटर लगभग। अवध क्षेत्र अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र से भी, गुजरात में भी बहती है। ठीक है, और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर ये क्या करती है, जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, 65,000 वर्ग किलो 65,145 वर्ग किलोमीटर। और इसकी विशेषता यह है कि भैया ये एस्चुरी के मतलब ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है, भारत की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे भी। ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो देखिए गोदावरी नदी को अगर हम देखते हैं तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है ना, जो गोदावरी नदी की लंबाई है लगभग कितनी है, 1456 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ठीक है, और यह सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसका उद्गम अगर हम पूछते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है भैया त्रियबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। मुहाना बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, मतलब जहाँ ये खुलती है, जाकर कहाँ गिरती है, तो बंगाली खाड़ी में गिरती है। क्योंकि अवध क्षेत्र अगर हम इसका देखें तो लगभग कहाँ भैया 50% तो ये कहाँ, महाराष्ट्र में ही है और तेलंगाना में है फिर। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पांडुचेरी, यमन, जन्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका गोदावरी नदी। ठीक है, और अवध तंत्र अगर हम इसका देखें तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे सबसे बृहत नदी। ठीक है, और सहायक नदी है इसकी हम देखते हैं तो पूर्णा, वर्धा, ठीक है, प्राणहिता, ठीक है, मंजीरा, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेन गंगा की इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो भारत
के महत्वपूर्ण तथ्य जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, पुरानी जो अभी मैं पढ़ा कर रहा हूँ ना नदी, उन्हीं नदियों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। ठीक है, अरब सागर से गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की घाटी स्थित है विंध्याचल उत्तर दिशा में, विंध्याचल के उत्तर दिशा, और सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसकी दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखला, ये दोनों पर्वत श्रृंखला हैं, उन दोनों के बीच में ये स्थित अरब सागर से गिरने वाली। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है, और सतपुड़ा पहाड़ी के इन दोनों पर्वत के मध्य है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भैया विंध्याचल के उत्तर दिशा में और सतपुड़ा की दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण, अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं बृहद गंगा से नाम से जाने वाली कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, और मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है, तो भैया वो शिव समुद्र जलप्रपात से जो कावेरी नदी पे बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम कावेरी नदी के बारे में। देखिए कावेरी नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, उसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम होता है भैया ब्रह्मगिरी पहाड़ी गुर कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। लंबाई अगर हम इसका देखें तो ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अवध क्षेत्र अगर हम इसका देखें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका अवध क्षेत्र में फैली हुई है। अगर इसका मुहाना देखेंगे गिरती कहाँ पे है तो भैया ठीक है, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अवध क्षेत्र का हम देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में इसका अवध क्षेत्र है। और इसकी विशेष तथ्य अगर हम देखें, क्या भाई विशेष तथ्य क्या है, तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र एवं श्रीरंग द्वीप का निर्माण ये करती है। सहायक नदियां अगर हम इसकी देखें तो भैया अमरावती है, भावनी है, हेमावती है तथा काबिनी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और इसका जल प्रपात जो बना हुआ है इस नदी पे, कावेरी नदी पे शिव समुद्र जल प्रपात है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखा जाए तो इस दृष्टि से भारत का, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है कौन सा, शिव समुद्र जल प्रपात। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देखिए कृष्णा नदी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, और इसका उद्गम जो होता है वो होता है भैया महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियां जो हैं इसकी, सहायक नदियां अगर हम देखें तो ये तुंगभद्रा, ठीक है, कोयना, ठीक है, और जी मालभ्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, ठीक है, घाटब्रा, मूसी तथा भीमा, ये इसकी क्या है, सब सहायक नदियां हैं। मुहाना इसका अगर माउथ हम देखें तो भैया वो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अवध क्षेत्र इसका अगर हम देखें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और जल विवाद, इसका एक जल विवाद बना हुआ है, वो किस किस राज्यों के बीच है बता देता हूँ आपको। देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य ये 1900 कितने पे 1957 से जल विवाद बना हुआ है, कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेते हैं हम महानदी के विशिष्ट, महानदी के बारे में। देखिए इसका उद्गम जो है ना, महानदी का उद्गम वो सिहावा पहाड़ी, ठीक है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है। डेल्टा अगर इसका निर्माण देखें डेल्टा का, तो भैया पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कि भाई कौन सी नदी, महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और सहायक नदी अगर हम इसकी देखें तो भैया शिवनाथ है, हसदेव है, ईब, तेल, इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर इसका अफवाह देखें कहाँ कहाँ तक, तो छत्तीसगढ़ से भी है भैया, उड़ीसा में पाई जाती है। लंबाई इसकी देखें तो 851 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बीच बीच में हम रख देते हैं जिससे आपको भी याद हो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर बार। विश्व में सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है, मतलब कि जो नदमुख बनाती है वो कौन सी नदी है, तो भैया वो सेंट लॉरेंस नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और फिर आता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की नदियां अव्वल तंत्र रखती हैं तो वह वृक्षनुमा अव्वल तंत्र रखती हैं। केरल में पूर्व और प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, तो भैया वह है पामवार, भावनी और कवानी नदी जो है ये कहाँ दक्षिण केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो वो गोदावरी नदी का है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी का अगर हम उद्गम देखें तो वही है छोटा नागपुर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। अब्बा क्षेत्र इसका ब्रह्म घाटी में भी है। और सहायक नदी, सहायक नदी इसकी भैया बारकर, बराकर हैं, ठीक है, जमुनिया है, बरकी है आदि, इसकी क्या है ये सब
सहायक नदियां हैं। लंबाई इसकी अगर हम देखें तो 529 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका एक अन्य नाम भी है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत का रुर। मुझे भारत का रुर कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये दामोदर नदी इसका अन्य नाम है, ठीक है। और फिर आता है संबंधित नहर। देखिए एक ऐसी नदी है जिससे एक संबंधित नहर है, वो कौन सी है, दामोदर नदी है, ठीक है। तो वह दामोदर नदी है कौन सी, एडन, एडन नहर, ठीक है, 1938 से, ठीक है, संबंधित है, ठीक। और इसे तटीय स्थल अगर हम इसका देखें तो भैया राजप्पा, शक्तिपीठ, दामोदर और भेरवी नदी का संगम कहाँ होता है, इसके तटीय स्थल जो संगम हुगली नदी से, अगर संगम इसका देखें तो हुगली नदी से इसका संगम होता है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं अन्य प्रमुख कुछ नदियाँ हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि सतलज नदी। देखिए सतलज नदी के बारे में अगर हम पढ़ें तो सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो होता है रक्स राकसताल, ठीक है, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। भारत में प्रवेश भैया एक सिपकिला के पास हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। संगम सिंधु घाटी, ठीक है, मिठनाकोट पाकिस्तान से, ठीक है, इसका संगम होता है जाके। तो लंबाई इसकी हम देखें तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर हम देखते हैं हगरी नदी। हगरी नदी का उद्गम जो होता है पश्चिमी घाट श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अवध क्षेत्र अगर इसका हम देखें तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश आ गए, ठीक। अगर संगम इसका देखें, संगम मिलती किसे, तो तुंगभद्रा नदी से जाके मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं हम सोन नदी के बारे में। देखिए सोन नदी जो है हमारी, ये अमरकंट, ठीक है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, निकलती है वहाँ से। और अब अगर हम इसे क्षेत्र देखें, ठीक है, तो भैया उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आती है। और संगम अगर हम देखें तो ये गंगा नदी पटना के निकट जाके ये मिल जाती है, गंगा नदी से सोन नदी। सहायक नदी इसकी हम देखें तो रिहंद है, उत्तरी कोयल, ठीक है, ये आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर अगर हम देखते हैं झेलम नदी को, झेलम नदी का उद्गम स्रोत देखें निकलती कहाँ से है, तो भैया बेरीनाग झील, पीर पंजाल श्रेणी में एक बेरीनाग झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। श्रीनगर के प्रमुख तटीय शहर जो है, श्रीनगर जो है, ये श्रीनगर प्रमुख शहर जो बसा हुआ है इसके तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पर। संगम चिनाब नदी से इसका संगम होता है, मिल जाती है चिनाब। और सहायक नदियाँ जो हैं इसकी किशन गंगा, ठीक है, पाकिस्तान में नीलम नाम से ये फेमस है, किशन गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है और पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। देखिए कोसी नदी को आप सब जानते होंगे, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है फ्रेंड। कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और भैया इसका उद्गम जो होता है गोसाईनाथ के उत्तर से पूर्वी नेपाल में इसका उद्गम होता है। संगम अगर हम देखें तो गंगा नदी से भागलपुर बिहार में जाके मिल जाती है। अगर लंबाई इसकी हम देखें तो लगभग 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी विशेषता अगर हम देखें तो ये आकस्मिक बाढ़ लाने में प्रसिद्ध है, मतलब अचानक से बाढ़ आ जाती है, कभी भी आ जाती है इसमें, है ना। ऐसे इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार में ज़्यादातर इसका विस्तार है। अन्य नाम देखें बिहार का शोक, मैंने आपको बताया था। देखिए धाराएं, इसकी 7 प्रमुख धाराएं, लेकिन एक प्रमुख धारा अरुणा इसकी धारा प्रमुख धारा है, ये आपको याद करनी है फ्रेंड। देखते हैं अब हम देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी जो है, अगर इसका उद्गम स्रोत हम देखते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम अजमेर, ठीक है, अरावली पर्वत से इसका निर्माण होता है। अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। लंबाई अगर हम इसकी देखें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसकी विशेषता हम देखते हैं तो विशेषता कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसकी एक विशेषता है, डायरेक्टली दे देगा क्वेश्चन, कि वह नदी बताएं जो कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी, डायरेक्टली क्वेश्चन हमें एक नंबर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और नदियाँ पढ़ते हैं, जैसे कि आती है सियोक नदी। देखिए सियोक नदी को अगर हम इसका उद्गम देखें तो रीमो हिमानी से इसका उद्गम हो जाता है। इसका अन्य नाम जो है मृत्यु की नदी भी इसका अन्य नाम है, ठीक है, काराकोरम क्षेत्र में पाई जाती है। अगर इसका संगम देखें तो सिंधु नदी में इसका संगम हो जाता है, मिल जाती है सिंधु नदी में। जास्कर नदी, ठीक है, देखिए जास्कर नदी का उद्गम अगर हम देखें तो सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा से इसका उद्गम होता है। और इसका भैया निर्मित संरचना जो है वो गहरे घाट, मतलब जास्कर श्रेणी में इसकी निर्मित संरचना बनाता है ये। और संगम सिंधु नदी से नेमू के समीप इसका संगम हो जाता है सिंधु नदी से, ठीक है। और लंबाई जो है इसकी लगभग 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काली नदी और स्पीति नदी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम होता है कुंजुम दर्रा से इसका उद्गम होता है। अव्वा मतलब एक 60 मील तक लगभग फैली हुई है। संगम संगम जो है सतलज नदी से इसका संगम हो जाता है। कहाँ पे होता है, नागिया गांव के पास, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखते हैं काली नदी। देखिए काली नदी का हम देखें तो उसका उद्गम जो होता है पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से, जो कर्नाटक में स्थित है ना, उत्तर कन्नड़ जिले के
डिग्गी गांव जो कर्नाटक में स्थित है, वहां से इसका काली नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, निकलती है वहां से शुरुआत होती है। और मोहाना अगर इसका हम देखें मुंह, तो अरब सागर में से जाके गिरती है। लंबाई जो है इसकी लगभग 184 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम भैया सांकोस नदी को। देखिए सांकोस नदी को अगर हम देखें तो सांकोस नदी जो है इसका उद्गम अगर हम देखें तो उत्तरी भूटान में इसका उद्गम है, ठीक है। और सीमा निर्धारण पश्चिम बंगाल और असम के मध्य इसका सीमा जगह ये देखिए सीमा निर्धारण करती है। ये एक नदी ऐसी है संकोस संकोस नदी जो सीमा निर्धारण करती है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य, ठीक है। और संगम संगम जो है ब्रह्मपुत्र नदी से असम बंगाल की सीमा के समीप जाकर मिल जाती है। कि कौन सी नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। फिर हम देखते हैं माही नदी को। माही नदी को अगर हम देखें तो इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश राज्य में इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। और अवध क्षेत्र अगर इसका देखें तो मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश में रहेगी, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है। मोहाना अगर इसमें खंबात की खाड़ी में जाकर होती है, देखिए अभी तो हमने बंगाली खाड़ी पढ़ रहे थे, अरब सागर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब खंबात की खाड़ी में जाके ये पहली नदी है, कौन सी, माही नदी, जो अभी आई है हमारे सामने, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब आती है मीठी नदी। मीठी नदी को अगर हम देखें तो इसका उद्गम बिहार झील मुंबई से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई ज़्यादा नहीं है, 18 किलोमीटर तक लंबी है। मुहाना इसका जो मुख खुलता है वो अरब सागर, ठीक है, कौन सी, माहिम खाड़ी के समीप इसका मुख खुलता है, मतलब ये जाकर गिरती है। फिर हम देखते हैं कपीली, मतलब कोपली नदी को भी इसे कहा जाता है। उद्गम अगर इसका देखें मेघालय पठार से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी इसकी देखें तो ब्रह्मपुत्र इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तटीय शहर, ठीक है, तट ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तटीय शहर हम देखें तो भैया इसका कामरूप नगर इसके तट पे बसा हुआ है, कौन सी नदी के, कोपली नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए झेलम और रावी नदियाँ, ठीक है, पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती हैं चिनाब नदी से, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है भैया गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बनाई गई दामोदर नदी, ठीक है। जो मरुस्थल सॉरी बन गई है वो कौन सी नदी है, तो वो दामोदर नदी है, ठीक है। फिर आध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी है, चंबल नदी आध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ठीक है। फिर आता है वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे जरूर, ठीक है। कौन सी, लूनी नदी है, ठीक है। फिर आता है त्रिवेणी नहर का जल, त्रिवेणी नहर जो है उसका जल स्रोत, मतलब उससे कहाँ से जल, तो गंडक नदी से उससे ज़्यादा जल मिलता है, ठीक। फिर आता है संथाल, ठीक है, परगाना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है, तो वो होता है भैया मयूराक्षी नदी के तट पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ जो शहर है ना, वो शहर बसे हुए हैं नदियों के किनारों पे, नदियों की तरह उनके किनारों पे जो शहर बसे हुए हैं स्थित प्रमुख नगर, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए भारत में आर्थिक विकास और नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम देखें भारत के आर्थिक विकास में नदियों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। और आदिकाल जो पुराना आदिकाल है उसमें मानव क्या था, इसका जो जीवन यापन जो था साधन रही, नदियाँ जो हैं इसका साधन रही हैं। नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं, जैसे हम दिखाते हैं आपको, भागीरथी नदी के तटीय पैर जो बसा हुआ है उत्तरकाशी उत्तराखंड बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम बताएं भागीरथी और अलकनंदा के संगम के जहाँ होता है इनका उस तट, उसके तट पर देव प्रयाग बसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं गंगा नदी पे। देखिए गंगा नदी पे तो बहुत शहर बसे हुए हैं, आपको हम बता देते हैं। जैसे गंगा नदी के जो प्रमुख तटीय शहर हैं, हरिद्वार जो उत्तराखंड का एक शहर है, फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है, कानपुर जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है, भागलपुर जो बिहार का एक नगर है, पटना जो बिहार का एक नगर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं और इनके संगम पे। देखिए गंगा नदी के और यमुना नदी के संगम पर हम देखें तो प्रयागराज बसा हुआ है, इसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, ठीक है। योगी जी ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। देखिए अब यमुना नदी को हम देखें तो यमुना नदी के प्रमुख तटीय शहर जो हैं वो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ठीक है, ये इसके प्रमुख शहर हैं, इसके तट पर बसे हुए। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कृष्णा नदी पे। देखिए कृष्णा नदी पर अगर हम देखें तो तटीय शहर जो है विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का है। अगर सहायक मूसी नदी के तट पर देखें, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम उसे देखते हैं तो उसका तटीय शहर हैदराबाद है, ठीक है। अब आते हैं सतलज नदी पे। देखिए सतलज नदी का तटीय शहर है लुधियाना, ठीक है। और फिरोजपुर जो कहाँ है, पंजाब के शहर हैं दोनों, पंजाब के शहर हैं लुधियाना और फिरोजपुर, जो तट किसके तट पर है, सतलज नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगर हम देखते हैं गोदावरी नदी को, तो गोदावरी नदी का तटीय शहर जो है वो नांदेड़, नासिक जो महाराष्ट्र के हैं दोनों शहर हैं, ठीक है।
और राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है वो गोदावरी नदी पे बसा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ठीक है, जलप्रपात और झीलें, इन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं अब जलप्रपात और झीलें पढ़ने से पहले अगर हम आप एक दिखा देते हैं थोड़ा सा, और जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि झेलम नदी के उस पे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, या हमें पता है सिंधु नदी के पे लेह बसा हुआ है, सतलज पे लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद गांधीनगर, ठीक है, गोमती नदी लखनऊ बसा हुआ है, ताप्ती नदी की तट सूरत ठीक है बैतूल, और स्वर्ण रेखा पे जमशेदपुर, सरयू अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, राप्ती नदी पर गोरखपुर बसा हुआ है, और रामगंगा पर बरेली बसा हुआ है, बरेली शहर उत्तर प्रदेश का। चलिए फ्रेंड हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात को हम देख लेते हैं कि जलप्रपात होता क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए जलप्रपात को अगर हम देखें तो उसकी परिभाषा यह है कि भाई जलप्रपात शब्द के साधारणतः पानी के संकल्पित रूप गिरने का बोध होता है। जलप्रपात या तो प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम, दोनों होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अधिकांश जलप्रपात पाए जाते हैं, तो हमें क्या बताना है कि भैया दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कर्नाटक राज्य में जलप्रपात हैं, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में है, तो देख लीजिए जोग, ये साबरमती नदी पे उससे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कुचिकल, ठीक है, ये वराही नदी, और शिव समुद्र जल पर ये कावेरी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हें हम देख लेते हैं। और पैट के लिए पूर्ण क्वेश्चन जो कि पैट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लें। असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं, ठीक है, डिब्रूगढ़ के स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन स्थित है, तो वह छिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर स्थित है, क्रमशः इंद्रावती नदी और नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी? इंद्रावती और नर्मदा नदी के तट पर। उड़ीसा का कटक शहर बसा हुआ है महानदी के तट पर। ठीक है, फिर आता है भैया पड़रपुर, महाराष्ट्र का शहर है, ये स्थित कहाँ है, तो भैया चंद्रभागा पर, जिसे हम भीमा नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पर ये बसा हुआ है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर जो है वो कहाँ बसा हुआ है, वह कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी, ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए फ्रेंड और देख लेते हैं और क्वेश्चन। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो भैया जोग जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात है। ठीक है, और वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार है कौन सा? जोग जलप्रपात। ठीक है, और भारत की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र जलप्रपात है, अभी पढ़ाया था। भारत का न्याग्रा के रूप से जाना जाता है चित्रकूट प्रपात के। ठीक है, तो चित्रकूट प्रपात को भैया भारत का न्याग्रा के नाम से जाना जाता है। और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात है कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात कौन सा है, तो वह धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, फिर आता है कोरापुट मतलब उड़ीसा के मच्छकुंड नदी पर स्थित प्रपात है, तो वो डुडुमा जलप्रपात स्थित है। फिर आता है घाट पिरवा नदी पर बेलगाम मतलब जहाँ कर्नाटक में स्थित है, वे जो घाट घाट पिरवा नदी के बेलगाम बेलगाम जो कर्नाटक में स्थित है, ये वो उस पर प्रपात कौन सा है, तो भैया गोकाक जलप्रपात इस पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड को अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तटीय शहर गौरीकुंड, रामबाड़, गुप्तकाशी, ठीक है, ये दोनों इसके, ये 3-4 इसके तटीय शहर हैं। अलकनंदा नदी का हम देखें तटीय शहर गोविंद घाट। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ जलप्रपात देख लेते हैं महत्वपूर्ण। देखिए चुलिया जलप्रपात, अगर देखते हैं ये चंबल नदी के स्थित है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, फिर आता है भालकुंड, बीना नदी स्थित मध्य प्रदेश में। अगर देखते हैं हम लोध, तो ये बूढ़ी नदी झारखंड में स्थित है। फिर आता है अमृतधारा, ये है हसदेव नदी पे स्थित है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं विविध क्वेश्चन जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उन्हें देख लेते हैं। देखिए किसाऊ बांध निर्माण जो है टोंस नदी पर इसका निर्माण है। सहायक नदी इसकी यमुना नदी है। ठीक है, लंबावित मतलब जो राज्य इससे लाभ लेते हैं वो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बबली प्रोजेक्ट, इसका हम देखते हैं
तो ये है निर्माण, गोदावरी नदी पे इसका निर्माण होता है। स्थित जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतरराज्य विवादित बांध परियोजना है। ठीक है, राजघाट परियोजना को हम देखते हैं तो इसका अन्य नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसका अन्य नाम है। इसकी निर्माण जो है बेतवा नदी पर इसका निर्माण है, लेकिन स्थित ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है ललितपुर। ठीक है, फिर हम देखते हैं तेलैया बांध। तेलैया बांध का निर्माण जो है, ठीक है, बराकर नदी पर ये इसका निर्माण हुआ, लेकिन बराकर नदी कोडरमा जिला झारखंड में स्थित है। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जल विद्युत परियोजना। देखिए जल विद्युत परियोजना को अगर हम देखते हैं तो जल विद्युत परियोजना जो है तवो तपोवन और भैया विष्णुगढ़, ये दोनों जल विद्युत परियोजना है, लेकिन संबंधित जो है धौलीगंगा उत्तराखंड के राज्य में से संबंधित, मतलब उत्तराखंड राज्य में धौलीगंगा नदी है, उस पे जल विद्युत परियोजना जो है तबो ठीक है, तपोवन, ठीक है, और विष्णुगढ़ दोनों बने हुए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन अगर हम देखें तो सिद्रावाग, ठीक है, और भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना भैया दार्जिलिंग में इसकी स्थापना हुई थी। महाकाली संधि फरवरी 1996 को हुई थी, भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक है, वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था, सिर्फ समुद्री जल पर था। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं भारत की, देखिए अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखिए भारत की अगर हम प्रमुख झीलें को देखते हैं तो भारत में बहुत ज़्यादा प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि हमीरसर झील, ठीक है, और ठीक है, नौको झील कन्नौज जिला, ठीक है, रेणुका झील, ठीक है, जो सिरमौर जिला में स्थित है। और इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी कि ये इन पे कौन कौन सी, ठीक है, कहाँ इन झीलों से कौन कौन सी नदियाँ अगर निकलती हैं तो कौन सी निकलती हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित हैं, और भारत में और कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण रूप से, ठीक है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरी क्लास को मतलब लास्ट तक पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जय हिंद दोस्तों।